हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास लेखन भारतीय परंपरा। बच्चों, इसके पहले वाले पाठ में हमने पश्चिमी लेखन परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त की, यानी पश्चिमी जो देश के जो लेखक थे वो किस प्रकार इतिहास का लेखन किया उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और इस पाठ में हम भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में हम जानने वाले हैं। प्राचीन काल का इतिहास लेखन। प्राचीन भारत में पूर्वजों के पराक्रम, देवी देवताओं की परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन आदि स्मृतियां केवल मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित रखी जाती थी। यानी कहने का मतलब जो प्राचीन काल में जो भी घटनाएं घटी, जो हमारे राजा महाराजाओं ने युद्ध में पराक्रम दिखाया और देवी देवताओं परंपराओं के बारे में जानते हैं। उसके अलावा समाज में जो जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी हम जानते हैं। वो सब चीज जो है मौखिक परंपरा में थी, बाद में धीरे धीरे उसका लेखन हुआ। इस लेखन को हम प्राचीन काल का लेखन कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति में पाए गए प्राचीन लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि भारत में इतिहास पूर्व तीसरे सहस्त्र का मतलब होता है 3000 साल से अथवा उसके पूर्व से लेखन कला अस्तित्व में थी। यानी कहने का मतलब ईसा पूर्व, जब से हमारा जो काल गणना हो रहा है उसके पहले 3000 साल पहले से ही इतिहास का लेखन किया जाता था। फिर भी हड़प्पा संस्कृति की लिपि को अब तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली। देखो बच्चों, ऊपर चित्र दिया गया है हड़प्पा लिपि का। इसको आज तक सभी लोग जो हमारे इतिहासकार है वो इसको अभी तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य उकेरे हुए लेखों में पाया जाता है। इन लेखों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक की कालावधि से अर्थात ईसा पूर्व 3री शताब्दी से होता है। देखो बच्चों, ऊपर दिया गया है सम्राट अशोक का चित्र दिया गया है और नीचे जो दिया है अशोक स्तंभ, अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था पत्थर पे उकेर के, उसका चित्र दिया गया है। और उसके बगल में जो दिया है पत्थर का लेख, शिलालेख जिसको हम कहते हैं, उसका चित्र दिया गया। सम्राट अशोक के उकेरे हुए लेख प्रस्तरों और पत्थरों के स्तंभों पर उकेरे गए हैं। ईस्वी सन की 1ली शताब्दी के धातु के सिक्के, मूर्तियां और शिल्प, ताम्रपट आदि पर उकेरे हुए लेख प्राप्त होने लगते हैं। उनके द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। जो हमें मूर्ति, शिल्प यानी जो नक्काशी वगैरह किया जाता है, ताम्रपट, तांबे के पट पे जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं या लिखा जाता है, उससे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। सभी प्रकार के इन उकेरे हुए लेखों के कारण संबंधित राजा की कालावधि, वंशावली, राज्य विस्तार, तात्कालीन गतिविधियां, तात्कालीन सामाजिक ढांचा, जलवायु, अकाल जैसे महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे शिलालेख से हमको पता चलता है कि उस समय के राजा कौन से सन में कौन सा राजा हुए, उनका कौन कौन सा वंश आगे बढ़ा, उनका राज्य विस्तार कैसा था, उनका राज्य कहाँ से कहाँ तक था, उस समय कौन कौन सी गतिविधियां चलती थी, उस समय का तात्कालीन मतलब उस समय का सामाजिक ढांचा कैसा था, वहां की जलवायु कैसी थी, अकाल पड़ा था कि नहीं पड़ा था, सभी जानकारी हमको प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, महाकाव्य, पुराणों, जैन बौद्ध ग्रंथों अथवा धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीय ग्रंथकारों द्वारा लिखित ऐतिहासिक स्वरूप का साहित्य विदेशी यात्रियों द्वारा यात्रा वर्णन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। बच्चों देखो, यहाँ चित्र दिया गया है, जो भी यहाँ देखो रामायण महाभारत का चित्र दिया है और बहुत सारे ग्रंथ है जिससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पे देखो शिलालेख दिया गया है, मूर्ति दिया है, सिक्का दिया गया है, ये सभी से हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा में प्राचीन काल के राजाओं के चरित्र, राजवंशों का इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण चरण है। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट कवि द्वारा लिखित हर्ष चरित्र नामक संस्कृत काव्य का स्वरूप ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ जैसा है। देखो बच्चों, ये चित्र जो है बाणभट्ट का है, ये कवि थे और इन्होंने हर्ष चरित्रम नामक ग्रंथ लिखा था। उसमें उन्होंने तात्कालीन जो ये ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने उस समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था उसका वास्तविक का चित्रण किया था। ये जो ग्रंथ है उसमें जैसे का तैसा ही बताया गया है, यानी एकदम सच सच उसमें लिखा गया है। इसे समझ ले,
देखो बच्चों, यहाँ पे एक ताम्रपट दिया गया है, तांबे का एक पट, उसमें उकेरा हुआ लिखा गया है, कुछ चित्र बनाए गए हैं। इसे सहगोड़ा का ताम्रपट कहा जाता है। यह ताम्रपट सहगोड़ा, यह जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पाया गया है, ऐसा माना जाता है। यह ताम्रपट मौर्य कालखंड का होना चाहिए। ताम्रपट पे उकेरे गए लेख जो लिखे गए, इसमें जो अक्षर है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। लेख का प्रारंभ में जो चिन्ह है उसमें चबूतरा युक्त पेड़ तथा पर्वत, एक दूसरे पर इस प्रकार 3 कमाने। यह चित्र प्राचीन आहत सिक्कों पर भी पाए जाते हैं। जो प्राचीन काल के जो खराब हो गए हैं सिक्के, उसमें भी ये जो ऊपर का चित्र है वो पाया जाता है। 4 स्तंभों पे खड़े 2 मंजिला मकानों के भांति दिखाई देने वाले चित्र भंडार घरों के निदेशक होंगे, ऐसा अध्ययनकर्ताओं का मानना है। इन भंडार घरों के अनाज का उपयोग सावधानी पूर्वक करे, इस प्रकार का आदेश इन लेख में अंकित है। ऐसा माना जाता है कि अकाल सदृश स्थिति का निवारण करने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस संदर्भ पे एक आदेश दिया गया। इसमें ये बताया गया है, जो ताम्रपट इसमें बताया गया है, नीचे जो लिपि लिखी गई है और ऊपर जो चित्र बनाए गए इसमें बताया गया। देखो बच्चों, यहाँ पेड़ दिखाया गया है चबूतरा, उसके बगल में एक 3 कमान दिखाई गई है, 3-4 लाइन दिखाई जा रही है, उसके ऊपर पर्वत जैसा बनाया गया है। ये जो पर्वत जो दिखाया गया है, इसका यह संकेत है कि जो ऊपर भंडार करा है इसमें अनाज सुरक्षित, क्योंकि उस समय बाढ़ वगैरह आ जाता था तो पूरा का पूरा अनाज बह जाता था, ये सड़ जाता था, तो उस अनाज को संभाल कर रखना है, ये बात इसमें दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं अल्बेर्नी ने भारत में रहकर स्वयं के अनुभव अरबी भाषा में लिखे हैं और उससे तात्कालीन भारत में प्रचलित विद्याओं और समाज जीवन का चित्रण किया है। आगामी समय में हसन निजमी द्वारा लिखित ताजुल ए अमीर, मिनहाजुस सिराज इतिहासकार द्वारा लिखित तखाकत ए नसीरा, अमीर खुसरो का व्यापक लेखन, अमीर तिमरू का आत्मनिवेदन, तुजु के तुमरी, याहया बिन अहमद सरहिंदी इतिहासकार द्वारा लिखित तारीखे मुबारक शाही ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है। कहने का मतलब ये जो भी ग्रंथ है ये भी मुगल शासक के काल में जो ये ग्रंथ लिखे गए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं इतिहास के संदर्भ में। इन ग्रंथों के द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, निकोलो कांटी, बारबोसा और डोमिंगोस पेस जैसे यात्रियों के लेखन द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड का भारत समझ में आता है। औरंगजेब के कालखंड में ईश्वरलाल नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान और निकोलाय मनुची जैसे महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। यानी उनके काल में भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे जिससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया अल्बेर्नी का। इन्होंने भारत में रहकर अरबी भाषा में जो इतिहास लिखा है वो हमारे आज भारतीय समाज में जो जो मान्यता थी, जो जो थी, वो उसका चित्रण इन्होंने किया है। मध्ययुगीन इतिहास लेखन ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगीण कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है राजतरंगिणी। ये जो ग्रंथ है इसको कल्हड़ ने लिखा था और ये कश्मीर पर आधारित ग्रंथ है। इतिहास का लेखन किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है, इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल रखता है। इसमें उकेरे हुए लेखों, सिक्कों, प्राचीन वस्तुओं के अवशेषों, राजवंशों के अधिकृत विवरण अंकन और स्थानीय परंपराओं जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके मैंने इस ग्रंथ की रचना की, ऐसा उल्लेख कल्हड़ ने इस ग्रंथ में किया है। कल्हड़ ने जो ग्रंथ लिखा उसमें उसने बताया कि मैंने जो इसमें सिक्का, प्राचीन जो कालखंड के जो वास्तु थे, जो देखो यहाँ टूटे फूटे हालत में है, उसकी खुदाई के दौरान ये पता चला है। और इसमें जो भी मैंने अंकन विवरण, जो भी राजा आए उनका कब से कब तक थे, उनका जो विवरण था, वहां की जो परंपरा थी, जो भी मैंने इसमें लिखा है, जो भी चित्र दिया है वो एकदम सही है। उसका पूरा तरह विश्लेषण करने के बाद ही मैंने ये ग्रंथ लिखा, ऐसा उल्लेख जो है कल्हड़ ने किया है। मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकार थे। उनके इतिहास लेखन पर अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। जो भी इतिहास लिखा गया वो अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए हैं। मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों में जियाउद्दीन बर्नी महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है जियाउद्दीन बर्नी का
उन्होंने तारीखे फिरोजशाही यह ग्रंथ लिखा था। उसमें उन्होंने इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया गया कि इतिहास लेखन हमको किस तरह से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। उनके मतानुसार इतिहासकार का कर्तव्य केवल शासकों का पराक्रम और उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करने से पूर्ण नहीं होता है। पहले के इतिहासकार क्या करते थे, जो शासक थे उन्होंने क्या क्या जीता, कितने वीर थे, उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए, उसके बारे में ही वर्णन करते थे। इन्होंने कहा कि उनके दोषों का भी हमें वर्णन करना चाहिए। दोषों और त्रुटिपूर्ण नीतियों का विश्लेषण भी इतिहासकार को करना चाहिए। यही नहीं बल्कि संबंधित कालखंड के विद्वान व्यक्तियों, अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकारों और संतों का सांस्कृतिक जीवन पे पड़े प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनका कहने का मतलब उस काल में जो बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति थे, जो अध्ययन करता थे, जो बड़े बड़े लेखक थे, जो कि इतिहास वगैरह लिखते थे, और जो उसमें संत थे जिन्होंने समाज में अच्छा ज्ञान की बातें बताई, तो वो संतों के बारे में भी हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ा उसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में भी लिखना चाहिए। बर्नी की इस विचारधारा के कारण इतिहास लेखन को व्याप्ति और अधिक विस्तार प्राप्त हुआ। मुगल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। मतलब जो भी राजा थे उनके प्रति ईमानदार रहना और जो राजा महाराजा उनका गुणगान करना, इसको विशेष महत्व प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णनों में सटीक काव्य छंद और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने का भी प्रथा आई। मतलब उनका वर्णन तो करते थे, उसके बाद में उसको काव्य रूप में लिखा जाना और तरह तरह के अच्छे अच्छे चित्र बना के उसमें छापना, इसका भी प्रथा शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का आत्मचरित तुज़क-ए बाबरी में उसे जो युद्ध लड़ने पड़े उसका वर्णन मिलता है। साथ ही उसने जिन प्रदेशों की यात्राएं की थी उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन तथा वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं तथा प्रथाएं, वनस्पतियां आदि का सूक्ष्म निरीक्षण इस ग्रंथ में मिलता है। देखो बच्चों, यह बाबर का चित्र है और यहाँ पे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था तुज़क-ए बाबरी। इस ग्रंथ में उन्होंने जिन जिन प्रदेशों की यात्रा की थी वहां का वर्णन, वहां पे कौन कौन सी प्रथा थी, वहां कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती, उसका उन्होंने बारीकी से निरीक्षण करके इसमें लिखा गया है। इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। देखो बच्चों, ये चित्र जो दिया गया है ये अबुल फजल का है। इन्होंने अकबरनामा नामक एक ग्रंथ लिखा था। अधिकृत रूप यानी कानूनी रूप में जिस जानकारी का लेखन किया गया था उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेजों और कागजातों का सावधानी पूर्वक किया गया संकलन मतलब अच्छे सो कागजों का इकट्ठा करना, संकलन मतलब इकट्ठा करना, और उसकी जानकारी विश्वसनीयता मतलब वो सही है कि नहीं, उस पर विश्वास किया जा सकता है, उसका कस की और कड़ाई से की गई छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान पद्धति थी। यानी वो जो भी लिखते थे वो सही है कि नहीं, क्योंकि इतिहास जो है सत्य पर आधारित होना चाहिए। माना जाता है कि यह अनुसंधान पद्धति पूर्व ग्रह रहित और यथार्थवादी थी। ऐसा लोग मानते हैं कि जो इन्होंने लिखा था उसमें जो भी बात थी वो पूर्व ग्रह रहित नहीं थी, मतलब एकदम जो भी था एकदम सच था और यथार्थवादी था, वास्तविक था। ऐतिहासिक साहित्य में बखर एक महत्वपूर्ण प्रकार है। हमें बखर में वीरों के शौर्य गानों का बखान, ऐतिहासिक गतिविधियों, युद्धों, महापुरुषों के चरित्र के विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है। देखो बच्चों, यहाँ पे बखर का चित्र दिया गया है। बखर में जैसा शिवाजी महाराज, राणा प्रताप और भी बहुत सारे बखर लिखे हैं जो पहले के वीर थे, उन्होंने कौन सा वीरता का कार्य किया, युद्ध में कौन कौन सी गतिविधियां किया, उनका चरित्र कैसा था, इस सभी के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार की बखरे उपलब्ध है। उनमें सभासद की बखर को महत्वपूर्ण बखर माना जाता है। यह बखर छत्रपति राजा राम महाराज के कार्यकाल में कृष्णाजी अनंत सभासद ने यह बखर लिखी थी। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र जो दिया गया है छत्रपति राजा राम महाराज का है। इनके कार्यकाल में कृष्णाजी अनंत सभासद थे, उन्होंने सभासद की बखर लिखी। इस बखर में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी हमको प्राप्त होती है। भाऊ साहेबाची बखर, भाऊ साहब की बखर में पानीपत के युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी विषय में
आधारित पानीपत का बखर नामक स्वतंत्र बखर भी लिखी गई। स्वतंत्र मतलब पानीपत का जो बखर है एक अलग से बखर लिखी गई। उसके अलावा होलकरों का विवरण, यह भी एक बखर लिखा गया है। इसमें होलकरों का घराना कैसा था, उसमें कौन कौन से उन्होंने कार्य किए, उनका क्या योगदान था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखो बच्चों, यहाँ दोनों चित्र दिया गया है, भाऊ साहबाची बखर और पानीपत का बखर। बखरों के चरित्रात्मक, वंशानुचरित्रात्मक, प्रसंग वर्णनात्मक, पंथीय, आत्मचरित्र पर, कैफियत, पौराणिक और राजनीति पर जैसे प्रकार पाए जाते हैं। यानी बखरों के बहुत सारे प्रकार है। इसमें चरित्र के अनुसार बखर लिखा जाता है, उनका वंश के अनुसार उनका बखर लिखा गया है, कोई प्रसंग का वर्णन करने के लिए बखर लिखा गया है, या आत्मचरित्र द्वारा भी बखर लिखा गया है। पौराणिक नीति पर भी और राजनीति पर भी बखर अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन का प्रारंभ हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम का। उन्होंने यहाँ पे देखो पुरातत्व विभाग, जैसे पुरातत्व का मतलब जो खुदाई की जाती है, जमीन को खुदाई करके इतिहास को जाना जाता है कौन सा। जैसे अभी हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा कि खुदाई के दौरान हमको पता चला कि हड़प्पा संस्कृति भी थी। उनके निरीक्षण में अनेक प्राचीन स्थानों का उत्खनन किया गया। इसके लिए उन्होंने मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। जो कनिंघम थे, उन्होंने बहुत सारे जो प्राचीन स्थान थे उसका उन्होंने खुदाई किया, और खुदाई करने के लिए उन्होंने सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ में जो जो स्थान थे उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया और उन जगहों को उन्होंने खुदाई की। आगे चलकर जॉन मार्सन के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई और यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व तीसरे सहस्त्र यानी 3000 साल पहले जो हमारी जो गणना हुई है, आज हम 21वीं शताब्दी में है, तो जो सन चल रहा है 2021, उस जो गणना स्टार्टिंग से हुआ तो उसके पहले 3000 साल पहले से या उसके पहले का भी माना जा सकता है। भारत में आए हुए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास के संबंध में लेखन किया है। उनके द्वारा किए गए लेखन पर अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव दिखाई देता है। सबसे पहले हम जेम्स मिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेम्स मिल, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। देखो यहाँ चित्र दिया गया है ग्रंथ का, और इस ग्रंथ का 3 खंड 1817 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, यानी छापा गया था। अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया यह पहला ग्रंथ है। उसके लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव और भारतीय संस्कृति की विविध पहलुओं के प्रति पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण पाया जाता है। जो ये ग्रंथ लिखा था इसमें सच बातें नहीं लिखी गई है। उसके अलावा भारतीय संस्कृति के जो अलग अलग पहलू है उसके बारे में भी मतलब पूर्वग्रह दूषित मतलब जो सच नहीं है, काल्पनिक बातें इसमें लिखी गई है। 1841 ईस्वी में माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ लिखा। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन, इन्होंने ये जो बगल में दिया ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन मुंबई के पहले गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 1819 से लेकर 1827 तक था। भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य के कालखंड को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मराठी साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारियों में जेम्स ग्रांट डफ का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है जेम्स ग्रांट डफ का, और इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ मराठाज नामक ग्रंथ लिखा है। देखो यहाँ चित्र भी दिया गया है। इस ग्रंथ के 3 खंड थे। भारतीय संस्कृति और इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज अधिकारियों में पाया जाता था। भारतीय संस्कृति और इतिहास को ये जो अंग्रेज अधिकारी जो इतिहास लेखन किए हैं वो हमारे जो देश की परंपरा थी और जो संस्कृति थी उसको बहुत ही निचले दर्जे का मानते थे। यही प्रवृत्ति ग्रांट डफ के लेखन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसी प्रवृत्ति राजस्थान के इतिहास लिखते समय कर्नल टॉड जैसे अधिकारी के लेखन में पाई जाती है। विलियम विल्सन हंटर ने भी भारत का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा
और उसमें हंटर की निष्पक्षता की प्रवृत्ति दिखाई देते हैं। कहने का मतलब पहले के जो अधिकारी थे उन्होंने जो भी भारत के बारे में इतिहास लेखन किया तो वो हमारे भारत की संस्कृति परंपराओं को बहुत निचले दर्जा का मानते थे, वो खाली अपनी ही बड़ाई लिखते थे। लेकिन जो हंटर थे उन्होंने जो भी इतिहास लिखा वो उन्होंने निष्पक्ष रूप से लिखा। डब के इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को 19वीं शताब्दी में नीलकंठ जनार्दन कीर्तने का राजवाड़े ने उद्घाटित किया। डब ने जो भी इतिहास लेखन किया उसमें जो गलतियां उन्होंने किया था, जो दोष उन्होंने उसमें किया था, उसको नीलकंठ जनार्दन और वीकार राजवाड़े ने उसको सबके सामने लाया।